हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है नाभिक यानी न्यूक्लियस। इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है परमाणु के बारे में, जिसमें हम लोगों ने परमाणु संरचना पढ़ी है, थॉमसन मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, बोहर का मॉडल क्या है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना यानी संक्रमण के बारे में पढ़ा है। लेकिन नाभिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। नाभिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी की, लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर में नाभिक से संबंधित बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो नाभिक होता क्या है, पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं कि नाभिक का मतलब क्या है। जैसा कि पिछले चैप्टर में रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें नाभिक के बारे में चर्चा हुई थी कि परमाणु, कोई भी परमाणु है, उसके ठीक बीच में एक ऐसा भाग होता है जो धनावेशित होता है और पूरी तरीके से ठोस होता है। उस भाग को नाभिक का, यानी नाभिक की जो खोज की थी या नाभिक का जो नाम रखा था वो रदरफोर्ड ने रखा था। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया नाभिक के बारे में, तो ये तो सिंपल सी परिभाषा है, ये आप जानते हैं, इसके बारे में पिछले चैप्टर में इसकी बात हो चुकी है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, यानी रदरफोर्ड ने कहा अपने एक्सपेरिमेंट में कि इसका जो समस्त द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट मानते हुए जो बाकी जो द्रव्यमान है वो सब कहां पर सेंट्रलाइज होता है, उसके नाभिक पर। तो एक बहुत ही छोटा सा भाग होता है, उसको डिफाइन हम इस प्रकार से करेंगे कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। यानी इस प्रकार से रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु अगर इतना बड़ा है तो इसके बीच में बहुत छोटा सा पार्ट होगा जो धनावेशित होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इतनी बात उन्होंने नाभिक के बारे में बताई कि नाभिक क्या होता है, धनावेशित पार्ट होता है और समस्त द्रव्यमान इस पर केंद्रित रहता है। अब नाभिक के आकार की बात भी की जाए, इसका मेजरमेंट किया गया है, तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या वो होती है अप्रोक्सीमेट 10 की घात -15 मीटर। और जो परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10 की घात -10 मीटर। तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है उसका आकार बहुत बड़ा है, और जो नाभिक की त्रिज्या होती है बहुत कम होती है, यानी 1 लाख गुना छोटा है। परमाणु से जो नाभिक होता है 1 लाख गुना छोटा है, ठीक है ना। तो बहुत छोटा पार्ट नाभिक का होता है। अब जरा नाभिक, ये तो बात हो गई सिंपल सी परिभाषा, नाभिक किसे कहते हैं। अब आता है कि नाभिक की संरचना कैसी है, तो हेडिंग लगाएंगे नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है उसका, कैसे बना होता है, किससे मिलकर के बना होता है। तो कह सकते हैं नाभिक, आप लोग पता है सब कुछ, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग, इसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक तरीके से। तो नाभिक 2 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन से मूल कण होते हैं, नंबर 1 प्रोटॉन, और नंबर 2 होता है न्यूट्रॉन।
ये दो मूल कण होते हैं इसके अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से यानी नाभिक के अंदर जो होंगे, नाभिक के अंदर यानी अगर नाभिक अगर कहीं बना लेते हैं हम लोग, नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉनों पर धनावेश, न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, एक चीज बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से, इनको प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इनको संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप में या सम्मिलित रूप में न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन की जब भी बात होगी तो न्यूक्लियन मतलब होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर जो कण होंगे। तो नाभिक के अंदर दो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इन्हीं से मिलकर के बना होता है नाभिक। अब 2 न्यूट्रॉन है कि 3 न्यूट्रॉन है कि 5 न्यूट्रॉन है, वो डिपेंड करता है उसके तत्व पर, किस तत्व का परमाणु की बात हम लोग कर रहे हैं, किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 किस्म हो सकते हैं प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन हो सकते हैं, 3 प्रोटॉन हो सकते हैं, 4 न्यूट्रॉन हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी संख्या हो सकती है। तो इसको जो दोनों जो अणु होते हैं, दो जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह रहे हैं, उनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये तो उसकी संरचना की बात हो गई, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक एक करके जरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो जरा पहले बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की जो खोज करता थे, उनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसका आविष्कार किया था लगभग 1919 ईस्वी के आसपास इसकी खोज हुई थी, 1919 ईस्वी में। किसी किसी बुक में 1920 भी लिखा है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में इसके खोजकर्ता का नाम गोल्डस्टीन भी रहता है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन भी इसका नाम कुछ लोग कहते हैं, लेकिन गोल्डस्टीन एक्चुअल में खोज की थी गोल्डस्टीन ने कि नाभिक के अंदर कोई धनावेशित कण होता है, लेकिन नाम रखा था रदरफोर्ड ने उसका प्रोटॉन। इस वजह से ये खोजकर्ता का नाम जो है रदरफोर्ड के नाम पर ही जाना जाता है, वरना इसकी खोज जो की थी गोल्डस्टीन। ठीक है ना, इसका मतलब आप समझ आए, मतलब खोजकर्ता तो गोल्डस्टीन थे, लेकिन नाम रखा था रदरफोर्ड ने, इसलिए इन्हीं खोजकर्ता का नाम दे दिया गया रदरफोर्ड। और दूसरा, आवेश जो है इस पर होता है प्लस का ई, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और लेकिन कैसा होता है, प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये इस पर चार्ज होता है। द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान यानी m p, इसका मान कितना होगा, इसका तो जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लगभग एक यूनिट होती है जो बहुत छोटे पार्टिकल यूज की जाती है मास के लिए, वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये लगभग 1 AMU के बराबर होता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, बहुत ही सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, नाभिक के द्रव्यमान को मेजर करने के लिए इसका मात्रक यूज करते हैं हम लोग।
और उसका मान लगभग इस प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, और अगर इसके प्रतीक की बात करेंगे, प्रोटॉन का जो प्रतीक होता है सिंबल, तो सिंबल में देखिए एक्चुअल में होता क्या है, प्रोटॉन का सिंबल तो हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं H11 करके, H11। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो एक्चुअल ये हाइड्रोजन नहीं होता है इसका प्रोटॉन ये, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन की नाभिक की बात करेंगे तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का नाभिक तो है, लेकिन एक प्रोटॉन होने के कारण हम उस हाइड्रोजन के नाभिक को ही हम लोग प्रोटॉन सिंबल मान लेते हैं, इसलिए H लिखा गया। इसका मतलब यहाँ नाभिक है हाइड्रोजन का, और उसमें 1 ये जो पहले नीचे लिखा गया ये उसका चार्ज है। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 वाला 1e ये लिखा है 1e, ये इस आवेश को भूल जाए अभी 1e। और द्रव्यमान इसका कितना होता है? 1 mu। तो इसका मतलब ये द्रव्यमान बताता है ऊपर और नीचे बताता है उसका चार्ज कितना है। इस प्रकार से ये H11 इसको हम लोग लिखते हैं। इसी प्रकार से दूसरे कण की तरह बात हो जाए, जो मूल कण हमारा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता पता है आपको, खोजकर्ता इसके होते हैं चैडविक। और इसकी खोज हुई थी लगभग 1930 ईस्वी के आसपास। सबसे बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई है, बाकी सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद न्यूट्रॉन की। और इस पर जो आवेश होता है, आवेश इस पर जो होता है वो 0 होता है, यानी उदासीन होता है, ये इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और द्रव्यमान कितना रहता है? द्रव्यमान मास ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना होता है? ये 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये वैल्यू होती है इसकी। और ये जो देखिए आप ये ध्यान से देखो, ये जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसे लगभग हम लोग लगभग बराबर मान लेते हैं, बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर, लेकिन रियल में न्यूट्रॉन जो होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, उससे उसका द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा, तो उसको भी हम लगभग अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 1 mu के बराबर, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर लगभग इसको लिया जा सकता है इस द्रव्यमान को। क्लियर हो रहा है ना? वही सब देखा जाए रियल में अगर कहीं वैल्यू नहीं दी गई है तो आप दोनों को बराबर द्रव्यमान यूज करेंगे, लेकिन अगर दी गई है तो फिर अलग यूज करेंगे। प्रोटॉन जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो थोड़ा सा कम होता है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से। न्यूट्रॉन थोड़ा सा द्रव्यमान में भारी है, थोड़ा सा भारी। और प्रतीक इसका क्या लिखेंगे हम लोग? तो प्रतीक में हमने कहा कि सबसे पहले जो सिंबल इसका हम लोग n यूज करते हैं, और उस पर क्या लिखा जाता है? चार्ज 0 है और मास कितना है उसका? 1 mu के बराबर। तो नीचे हम लोग चार्ज मास, यहां पर चार्ज यहां पर मास, मास आप ये वाला नहीं, 1 mu को मतलब 1, इस तरीके से ये इसके सिंबल हो जाते हैं। तो ये तो हो गई उसकी जो मूल कण होते हैं उसके बारे में जानकारी, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कैलकुलेटर लगाते हैं। नोट कर लिया? कैलकुलेटर लगाएंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसको कहते हैं, इसको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो रियल जो परिभाषा उसकी ये है, किसी तत्व के परमाणु
किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का, तत्व मतलब एलिमेंट, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे सिंबल भी है, इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। ये किसी तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। जैसे इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z इक्वल टू क्या होगा, यानी परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसी के बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर, लेकिन वो हर समय जरूरी नहीं कि बराबर हो। इलेक्ट्रॉनों संख्या के बराबर तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन ये तभी होगा जब परमाणु उदासीन होगा, तब परमाणु उदासीन होगा तब यह संभव है। परमाणु उदासीन होने पर यह चीज संभव है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर हो, लेकिन ये जो कंडीशन है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही परमाणु क्रमांक होता है। बात समझ आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर तब होती है जब परमाणु उदासीन है, उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो ना कम हो सामान्य अवस्था से, तब ये बात आती है। माने इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा भी हो सकती है परमाणु में और कम भी हो सकती है। दूसरी बात, दूसरी जो अगली जो डिफिनेशन ले सकते हैं, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या यानी कहते हैं इसको मास नंबर। मास नंबर, ठीक है। द्रव्यमान संख्या यानी संख्या है, ये द्रव्यमान नहीं है परमाणु का, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या मतलब क्या हो जाएगा, किसी, इसकी डिफिनेशन ले सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये डिफिनेशन मिल सकते हैं। इसे, इसका सिंबल भी है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। यह हुआ किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ए का मतलब क्या हुआ, ए मतलब हुआ ए इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या।
ये इसको कहा जाता है। इन संख्याओं को हम लोग न्यूक्लियन भी कह लेते हैं। द्रव्यमान, इस द्रव्यमान संख्या को हम लोग न्यूक्लियन भी कहते हैं। इसलिए कह सकते हैं प्रोटॉनों संख्या न्यूट्रॉनों संख्या का योग क्या कहलाएगा? न्यूक्लियन। तो इसका मतलब इसे द्रव्यमान संख्या को न्यूक्लियन भी कहते हैं। अब बात की थी हमने कि नाभिक उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियन भी कहा जाता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या को हम लोग न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि द्रव्यमान संख्या जो होती है उसको न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या का मतलब प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का सम जितना होगा वो कहलाएगी द्रव्यमान संख्या। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, ये देखो संख्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं उस नाभिक पर वो बताएगी संख्या, लेकिन ये द्रव्यमान नहीं बताता है। ठीक है ना? यानी उसकी जो परमाणु द्रव्यमान अलग चीज हो गया। इसको नोट करिए, परमाणु द्रव्यमान के बारे में आप बात करते हैं लोग। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। द्रव्यमान संख्या मतलब संख्या, उससे मास से कोई लेना देना नहीं। नाम में जरूर लगा है द्रव्यमान संख्या, लेकिन केवल संख्या है। परमाणु द्रव्यमान अलग है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है जरा ये हम लोग सीख ले पहले, क्या डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो परमाणु द्रव्यमान तो एटॉमिक मास, ये मास है। अब परमाणु द्रव्यमान से मतलब क्या है? परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है, नाम से लग रहा है, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या मतलब इसका है? परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान। और अभी डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि जो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो कहां पर इकट्ठा होता है? नाभिक पर। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान एक परमाणु द्रव्यमान करेंगे तो परमाणु तो इलेक्ट्रॉन भी शामिल होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है। और जबकि प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। अब देखो इसमें बहुत कम, समझ लीजिए कि कितना छोटा है, 27 है और यहां पर है 31, यानी 10,000 गुना छोटा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो 10,000 गुना छोटे होने के कारण मतलब ये समझ लीजिए उसका 10,000 गुना छोटे होने का मतलब है कि इतना छोटा है उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। कभी जब भी कहीं परमाणु द्रव्यमान की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, और उसका द्रव्यमान हम कहां पर मान लेते हैं? परमाणु का द्रव्यमान कहेंगे तो नाभिक पर। तो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका मतलब है परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? नाभिक के द्रव्यमान के बराबर। नाभिक का द्रव्यमान होगा। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग क्या मान लेते हैं? नेग्लेक्ट, यानी उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लगभग जीरो करार लिया जाता है। ठीक है ना? होता है द्रव्यमान, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जीरो होता है, पर बहुत कम होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अपेक्षा, इस कारण उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? नाभिक के द्रव्यमान के बराबर। और नाभिक का द्रव्यमान का मतलब हो गया कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान, नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो नाभिक का द्रव्यमान किस पर डिपेंड करेगा? प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर।
तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान और प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। इस बात पर ध्यान से समझना। नाभिक का द्रव्यमान किस पर, नाभिक का द्रव्यमान का मतलब नाभिक पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो ऐड कर देंगे तो नाभिक का द्रव्यमान निकल आएगा। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान हम लोगों ने देखा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग किस बराबर होता है, 1 AMU के बराबर, और इसका द्रव्यमान 1 AMU के बराबर होता है। जब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU और उसमें प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाए तो 1 AMU को मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान आ जाएगा कितना है। इसका मतलब है, इसको कह सकते हैं हम लोग प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या इनको जोड़ दिया और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 MU, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 MU, इसका 1 MU का इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो निकल आएगा उस नाभिक का द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। बात समझ आ रही है। अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 MU है तो प्रोटॉनों संख्या जो भी होगी उसमें AMU को मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोटॉनों कुल द्रव्यमान आ जाएगा। न्यूट्रॉन संख्या जितनी है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग AMU के बराबर होता है, तो उसमें हम AMU को मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान ही परमाणु का द्रव्यमान होता है, जिसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब ये चीज देखो जरा, प्रोटॉनों की संख्या हम लोग क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहते हैं, यानी न्यूक्लियन मतलब द्रव्यमान संख्या यानी A, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रोटॉनों संख्या न्यूट्रॉन संख्या होती है द्रव्यमान संख्या, जिसको हम लोग न्यूक्लियन भी कह रहे हैं, और उस इनटू 1 AMU, और इसको भी लिखा जाता है एक द्रव्यमान संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग A से, और A इंटू हो जाएगा 1 AMU के बराबर। तो ये होता है परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, A यानी द्रव्यमान संख्या इंटू AMU, और एक AMU का मान जब भी कैलकुलेशन में यूज करते हैं हम लोग तो उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी, 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ये मान लगभग प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी डिफिनीशन AMU की अलग है, उसके हम लोग बाद बात करेंगे कि परमाणु कार्बन परमाणु से डिफाइन किया जाता है, तो उसकी डिफिनीशन मतलब नहीं, फिलहाल उसकी आपको किलोग्राम से क्या रिलेशन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग समझ लिया कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है। यानी अगर मान लेते हैं किसी पर, अब इसका मतलब क्या है, जो भी द्रव्यमान संख्या है उसमें अगर AMU बता दें, जैसे क्या कहा जाए कि हीलियम की बात करें, हीलियम होता है He2 ऐसे हम लिखा होता है, 2 का मतलब इसका परमाणु क्रमांक Z होता है, ये तो हम लोग Z होता है परमाणु क्रमांक लिखते हैं, और ये होता है A का मतलब द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो 4, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 4 AMU, 4 गुणित 1 AMU मतलब 4 AMU हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से कहने का मतलब है कि अगर संख्या की बात होगी तो द्रव्यमान संख्या केवल नंबर बताएंगे, अगर द्रव्यमान की बात होगी तो 1 AMU उसमें और ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करने मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब जो रहेगा द्रव्यमान संख्या उसी में AMU और लगा देंगे, तो इस प्रकार से ये बदल जाएगा द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान में, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंबल। हम लोग किसी भी तत्व का जो परमाणु का जो सिंबल होता है उसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी थोड़ी जानकारी
परमाणु का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है, परमाणु का प्रतीक मतलब सिंबल ऑफ एटम। किसी भी परमाणु का प्रतीक लिखना है तो हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, एक्स, एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये कोई तत्व है, यहां पर लिखा होता है ए, यहां पर लिखा होता है जेड, या फिर कहीं कहीं पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट रहता है एक्स और इधर ही ए लिखा रहता है, इधर जेड लिखा रहता है, ऐसे उससे फर्क पड़ता है। सिंबल आपको जो नीचे लिखा हो वो जेड होता है, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर हो गया। और ए हमको पता है, ए का मतलब द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और जो एक्स होता है ये तत्व का नाम है, यानी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन H11 ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि जो 1 है वो जेड का मान है 1 और ए का मान भी 1 है। समझ में आया ये बात? जो ऊपर लिखा हो वो ए, जो नीचे लिखा हो जेड, इसमें तो इक्वल होगा तो पता ही चल पा रहा है। अगर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन, O और यहां लिखा होता है 8, यहां लिखा होता है 16, तो इसका मतलब यहां पर 8 जो है वो क्या है, जेड, यानी उसकी परमाणु क्रमांक है। ऊपर जो लिखा है ए, ये हमारा है द्रव्यमान संख्या 16। और इसकी सहायता तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी हम लोग निकाल सकते हैं इसकी मदद से, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस जेड ये कर देते हैं, न्यूट्रॉन संख्या निकल आती है कि अगर हम द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटा दे तो कितने न्यूट्रॉन है वो निकल आएगा। जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इस पर 16 माइनस 8 यानी 8 न्यूट्रॉन हो गए। इस पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन पर 1 माइनस 1 0, इस पर हाइड्रोजन पर कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, केवल एक प्रोटॉन होता है नाभिक पर। ऐसे कोई भी सिंबल आप लिख सकते हैं जहां कहीं भी ऐसा लिखा हो, यूरेनियम 235 92, मतलब ये हमारा क्या है, द्रव्यमान संख्या, ये क्या है, परमाणु क्रमांक जेड, दोनों घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से हम इसका सिंबल भी किसी परमाणु में ऐसे लिखा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए और उम्मीद है आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बातें थी। इसके आगे जो हम लोग पढ़ना है मुख्यतः वो पढ़ना है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। तो हम लोग बात करते हैं अब आगे नाभिक के आकार के बारे में। तो आकार पढ़ने पहले आकृति हम लोग जान लेते हैं, नाभिक की आकृति क्या होती है। ठीक है, घड़ी लगाएंगे, नाभिक की आकृति। नाभिक की आकृति, आकृति मतलब उसका शेप कैसा है, शेप के बारे में। तो नाभिक की आकृति ये देखा है, नाभिक की जो आकृति होती है प्रैक्टिकली इसको देखा गया है एक्सपेरिमेंटली द्वारा, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया है। नाभिक की आकृति लगभग, पूरी तरीके से नहीं कहेंगे हम लोग, लगभग गोलीय होती है, गोली होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। लगभग गोली इसलिए शब्द यूज किया गया क्योंकि इसमें लगभग 10% का वेरिएशन रहता है, 10% टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन 90% ये गोल होता है। ठीक है ना, इस तरह से इसमें लगभग शब्द लगाया, लगभग गोली होती है इसकी आकृति, 10% का विरूपण हो सकता है, 10% का विरूपण
सकता है। 10% तो टेढ़ा हो सकता है गोली आकृति से, लेकिन 90% लगभग ये गोली होता है। बात क्लियर हो गई? ये तो था नाभिक की आकृति। अब बात करेंगे हम लोग नाभिक का आकार। नाभिक का आकार, नाभिक के आकार से मतलब इसका साइज क्या है। नाभिक का आकार मतलब इसका साइज। तो ये नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा ये कि नाभिक कितना बड़ा होता है, ये बात इसमें पढ़ना है। नाभिक बड़ा होने का मतलब जैसे हम कहें कि हाइड्रोजन 1 यानी इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है। और थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम 2311 ऐसे होता है। इसका मतलब इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होंगे वो तो 11 होंगे। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। प्रोटॉन है 1, इसमें प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। कैसे निकालेंगे? 23 - 11 करो, कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 न्यूट्रॉन है। तो क्या नाभिक सोडियम का और नाभिक हाइड्रोजन का ये के दोनों सेम आकार के होंगे? समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि अब जरूर है उसके अंदर एक प्रोटॉन भरा हो तो नाभिक थोड़ा छोटा होगा, 2 प्रोटॉन हो गए तो इसका मतलब है उसका आकार थोड़ा ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन भी है और ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करके कह सकते हैं कि इसका मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियन है उनकी संख्या पर डिपेंड करता है नाभिक का आकार। और न्यूक्लियन जो होते हैं वो, न्यूक्लियन का मतलब द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियनों का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का योग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जितनी ज्यादा होगी, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या जितनी ज्यादा होगी, नाभिक का आकार उतना ही बड़ा होगा। तो ये देखा है एक्सपेरिमेंटली अपने प्रयोग में। ये निष्कर्ष जो निकला है उसको हम लिख रहे हैं यहां पर। निष्कर्ष जो नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का आयतन, यानी जो नाभिक में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उसका आकार उतना ही बड़ा, यानी उसका जो आयतन होगा वो उतना ही बड़ा होगा। आयतन बड़ा होगा, इसका मतलब आकार उसका बड़ा हो जाएगा। तो हम ये देखा प्रयोग में और उसका निष्कर्ष क्या निकला कि नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन परमाणु, नाभिक का आयतन परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती होता है। ये निकला किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, किसी परमाणु का जो नाभिक है उसका आयतन वो परमाणु की द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है? तो नाभिक आयतन का मतलब 4/3 पाई r/3, ये इसका हो जाएगा आयतन। इसका आयतन नाभिक आयतन, r जहां उसकी नाभिक की त्रिज्या है, और वो किसके अनुपाती होता है? उसकी द्रव्यमान संख्या के। इस बात को हम मैथमेटिकल तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। किसी परमाणु का जो नाभिक होता है उसका आयतन परमाणु की द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा न्यूक्लियन हो गए अंदर, उसका नाभिक आकार उतना ही बड़ा होगा, उसका आयतन उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है आयतन ज्यादा होगा यानी द्रव्यमान संख्या उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 4/3r³, तो इसका ये 4/3 को इधर ले जाओगे तो ये भी समानुपाती में शामिल हो जाएगा, यानी उसमें विलुप्त हो जाएगी, आप कह सकते हैं।
यानी इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो तो बरकरार रहेगी, कांस्टेंट है ये, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए के, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/3 ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू यहां आर नॉट ए की पावर 1/3। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। जहां ये जो कांस्टेंट लगाया गया है, जहां आर नॉट सभी नाभिकों के लिए, सभी नाभिकों के लिए नियतांक है, और इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। आर नॉट का मान होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, -15 मीटर, या इसको हम लोग 1.2 फर्मी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कह सकते हैं इतना। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, आर नॉट का मान कितना होता है। क्लियर हो गया। या इसको हम लोग इस तरह से लिखा जा सकता है कि R इज इक्वल टू आर नॉट का मान अगर 1.2 लगाते हैं केवल a की पावर 1/3, तो इसको हम किसमें लिखेंगे, फर्मी में। फर्मी एक लंबाई का मात्रक होता है, जिसमें एक फर्मी में, ध्यान रखें इस तरीके से, एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है फर्मी और मीटर में कन्वर्जन करने के लिए। फर्मी बहुत छोटा मात्रक होता है। ये फार्मूला ध्यान, न्यूमेरिकल इससे एग्जाम पूछ लिया जाता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 से। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाभिक का घनत्व क्या होता है। यही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, वो तो आपको सब कुछ पता था पहले से, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है ना, ये सब कुछ पता था। प्रोटॉनों संख्या, न्यूट्रॉनों संख्या, इसमें क्या रिलेशन है, ये भी सब पता है हमको। लेकिन ये चीज आपकी क्लास के हिसाब से यहां से काम शुरू होता है, नाभिक का आकार और नाभिक का घनत्व। तो सुनो पहले कि नाभिक के घनत्व की बात हम लोग करते हैं। तो इन्हें लगा लीजिए नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, घनत्व की परिभाषा के अनुसार देखो, नाभिक का घनत्व जो होता, नाभिक का घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन, ये होता है फार्मूला घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो नाभिक का घनत्व निकाल, नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। नाभिक का द्रव्यमान अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो परमाणु द्रव्यमान पढ़ा है, वो क्या होता है, नाभिक घन द्रव्यमान ही होता है। उसका मान कितना निकाला गया था, A इंटू 1 AMU, जितना उसका द्रव्यमान संख्या है, उसमें अगर आप AMU को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है, नाभिक का द्रव्यमान, जिसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो नाभिक का द्रव्यमान ही होता है। और नाभिक का आयतन, तो नाभिक का आयतन 4/3 पाई r3, आज यहां त्रिज्या है नाभिक की। अब जरा देखो, इसको और सॉल्व करो, A इंटू 1 AMU अपान 4/3 पाई, और यहां जानते हैं क्योंकि R इक्वल टू पढ़ा हम लोगों ने, R इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3, ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है अभी। ये जरा वैल्यू यहां पर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, R क्यूब की जगह R नॉट A की पावर 1/3 की पावर क्यूब,
लगा दिया हमने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लिख सकते हैं a इंटू एक AMU अपॉन 4/3 पाई R0 इंटू ए। इसको इतना हो जाएगा, a से a कैंसिल, क्या बचा 1 AMU बटे 4/3 पाई R0 ये आ गया। अब जरा इसमें वैल्यू अगर हम लगा देते हैं सबकी, और किसकी सबकी, 1 एमयू को किलोग्राम में रख दें, वैल्यू होती 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम 1 एमयू हो गया, ठीक है ना। या आप यूज करेंगे क्योंकि 1 एमयू बराबर, अभी लिख चुके हम लोग, 1 एमयू बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये यहां पर यूज कर दिया हमने। और बाकी 4/3 पाई का मान 22/7 R क्यूब, R0 की वैल्यू अभी हम लिखी है 1.2 इंटू 10⁻15 का क्यूब। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग निकल करके आ जाती है 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम, मात्रा लिख दें किलोग्राम मीटर क्यूब। ये आंसर इसका निकल आएगा सॉल्व करते हैं तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसकी डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा नाभिक घनत्व होता है। नाभिक घनत्व की वैल्यू हम लोग निकाल ली थी 2.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर, बहुत ज्यादा डेंसिटी है। जबकि जल की हमको पता है जल कितने होते हैं, केवल 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, 10⁻³ और कहीं 10⁻17, बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ही छोटा भाग होता है। लेकिन जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत छोटे भाग में केंद्रित रहते हैं, इस कारण इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नाभिक के बारे में जो बहुत ही साधारण जानकारियां थी वो हम लोगों ने प्राप्त कर ली हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वाली क्लास में। और आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।